नमस्ते और चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 26/11 के भयावह मुंबई आतंकी हमलों के बाद की एक बड़ी घटना के बारे में बात कर रहे हैं। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन हमलों की साजिश रचने के आरोपी एक प्रमुख व्यक्ति तहव्वुर राणा को आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रत्यर्पित कर दिया गया है और वो दिल्ली पहुंच गया है। यह एक ऐसा क्षण है जिसका कई लोगों को इंतजार था, न्याय की तलाश में एक महत्वपूर्ण कदम। जिन लोगों को याद दिलाने की जरूरत हो सकती है उनके लिए 26 नवंबर 2008 भारत के इतिहास में एक काला दिन है। पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में कई समन्वित हमले किए, जिसमें ताज महल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, सीएसटी रेलवे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस और सेंट जेवियर्स कॉलेज जैसे प्रमुख स्थल शामिल थे। ये हमले 3 दिनों तक चले, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिसने देश पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। अब 1 दशक से भी ज्यादा समय के बाद इस पहेली का एक अहम हिस्सा अपनी जगह पर आ गया है। पाकिस्तान में जन्मे कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है। लेकिन वो कौन है और 26/11 की त्रासदी में उसकी क्या भूमिका थी? आइए इस बारे में विस्तार से जानें। डेविड कोलमैन हेडली के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के कारण मुंबई हमलों की जांच के दौरान तहव्वुर राणा का नाम प्रमुखता से सामने आया। पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक हेडली ही वो व्यक्ति था जिसने लश्कर-ए-तैयबा के लिए मुंबई में लक्ष्यों की महत्वपूर्ण टोह ली थी। उसने सावधानीपूर्वक जानकारी एकत्र की, वीडियो बनाए और पाकिस्तान में आतंकवादियों को महत्वपूर्ण विवरण प्रदान किए। हेडली को 2009 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और मृत्युदंड से बचने के लिए उसने अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग किया और मुंबई हमलों की योजना और निष्पादन के बारे में विस्तृत गवाही दी। इसी गवाही के दौरान उसने तहव्वुर राणा को फंसाया। हेडली के अनुसार तहव्वुर राणा सिर्फ एक परिचित ही नहीं था, बल्कि जासूसी में सक्रिय भागीदार भी था। हेडली ने दावा किया कि राणा ने उसे अपने इमिग्रेशन व्यवसाय फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज का इस्तेमाल मुंबई की अपनी यात्राओं के लिए एक मुखौटा के रूप में करने की अनुमति दी थी। हेडली ने इस आड़ में वहां एक कार्यालय भी खोला, जिसका इस्तेमाल वो लक्षित लक्ष्यों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए करता था। हालांकि राणा ने हमेशा अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए कहा कि उसे हेडली की आतंकवादी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उनका रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर और दोस्ताना था। इसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में एक हाई प्रोफाइल मुकदमा चला। 2011 में राणा को मुंबई हमलों से संबंधित आरोपों और डेनमार्क के एक अखबार पर हमला करने की एक अलग साजिश के लिए शिकागो में एक अमेरिकी अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि जूरी ने उसे 26/11 हमलों से सीधे संबंधित आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे डेनमार्क की साजिश के सिलसिले में लश्कर-ए-तैयबा को भौतिक सहायता प्रदान करने की साजिश का दोषी पाया। उस दोष सिद्धि के लिए उसे 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अब यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, यदि उसे अमेरिका में मुंबई हमलों में प्रत्यक्ष संलिप्तता से बरी कर दिया गया था, तो भारत उसे प्रत्यर्पित करने के लिए इतना दृढ़ क्यों है? इसका उत्तर इस तथ्य में निहित है कि भारत की अपनी कानूनी प्रणाली है और उसका मानना है कि मुंबई हमलों से जुड़ी बड़ी साजिश में राणा की भूमिका के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत हैं। भारतीय अदालत में पेश किए गए आरोप और सबूत संभवतः अमेरिकी मुकदमे में पेश किए गए आरोपों और सबूतों से भिन्न होंगे। भारत वर्षों से राणा के प्रत्यर्पण का सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। कानूनी प्रक्रिया में अमेरिका में समीक्षा के कई चरण शामिल थे और उसे प्रत्यर्पित करने का अंतिम निर्णय भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मजबूत आतंकवाद रोधी सहयोग को रेखांकित करता है। ये दर्शाता है कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के मामले की गंभीरता और राणा को उस देश में न्याय का सामना करने की आवश्यकता को पहचाना जहां हमले हुए थे। प्रत्यर्पण प्रक्रिया अपने आप में एक जटिल कानूनी और कूटनीतिक उपक्रम है। इसमें विस्तृत दस्तावेज, दोनों पक्षों की ओर से कानूनी दलीलें और अनुरोध करने वाले देश, इस मामले में भारत से आश्वासन शामिल है कि व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा और आरोप प्रत्यर्पण संधि के अनुरूप होंगे। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण न केवल कानूनी प्रक्रिया के लिए बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी एक महत्वपूर्ण विकास है। यह मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की दिशा में एक कदम आगे का प्रतिनिधित्व करता है। ये पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रगति की भावना प्रदान करता है, जिन्होंने न्याय मिलने के लिए वर्षों तक इंतजार किया है। हालांकि यथार्थवादी दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कानूनी कार्यवाही लंबी और जटिल हो सकती है। राणा को अपना बचाव करने का अधिकार होगा और अभियोजन पक्ष को एक मजबूत और ठोस मामला पेश करने की आवश्यकता होगी। हमें संभावित रूप से लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। तहव्वुर राणा के अब दिल्ली में होने के साथ भारत में कानूनी कार्यवाही शुरू होने वाली है। उसे संभवतः एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, भारत के आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत औपचारिक रूप से आरोपित किया जाएगा और जांच और मुकदमा शुरू होगा।
हालांकि विशिष्ट आरोपों का अभी पूरी तरह से खुलासा होना बाकी है, लेकिन उनमें आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश, आतंकवाद को सहायता और बढ़ावा देना और भारतीय कानून के तहत संभावित रूप से अन्य संबंधित अपराध शामिल होने की उम्मीद है। सबूतों का एक प्रमुख हिस्सा संभवतः डेविड कोलमैन हेडली की गवाही होगी, जो भारतीय कानूनी प्रणाली में स्वीकार्य हो सकती है। भारतीय अधिकारी मुंबई हमलों की अपनी व्यापक जांच के दौरान एकत्र किए गए अन्य पुष्टिकरण साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि यथार्थवादी दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कानूनी कार्यवाही लंबी और जटिल हो सकती है। राणा को अपना बचाव करने का अधिकार होगा और अभियोजन पक्ष को एक मजबूत और ठोस मामला पेश करना होगा। हमें संभावित रूप से लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। तत्काल कानूनी निहितार्थों से परे, राणा का प्रत्यर्पण आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी रेखांकित करता है। ये तथ्य कि अमेरिका ने उसे आंशिक रूप से बरी किए जाने के बावजूद प्रत्यर्पित करने पर सहमति व्यक्त की है, आतंकवाद का मुकाबला करने और यह सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करता है कि ऐसे कृत्यों को सुविधाजनक बनाने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। यह मामला सीमा पार आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों से निपटने की चुनौतियों को भी सामने लाता है। वे अक्सर अलग अलग देशों में काम करते हैं, जटिल नेटवर्क का उपयोग करते हैं और कानूनी खामियों का फायदा उठाते हैं। राणा का सफल प्रत्यर्पण दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनी तंत्र, हालांकि कभी कभी धीमा होता है, ऐसे व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने में प्रभावी हो सकता है। तो आने वाले दिनों और महीनों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तत्काल अगला कदम राणा की भारतीय अदालत में पेशी होगी, जहां उसके खिलाफ आरोपों को औपचारिक रूप से पढ़ा जाएगा। इसके बाद जांच और मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होगी। हम विस्तृत कानूनी दलीलें, साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों की जांच की उम्मीद कर सकते हैं। डेविड कोलमैन हेडली की गवाही संभवतः ध्यान का केंद्र बिंदु होगी। जबकि वो पहले ही अमेरिका में व्यापक गवाही दे चुका है, उसे भारतीय अदालत में भी गवाही देने की आवश्यकता हो सकती है। राणा की कथित संलिप्तता के बारे में उसका विवरण अभियोजन पक्ष के मामले के लिए महत्वपूर्ण होगा। होस्ट, ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि 26/11 हमलों के पीछे के मास्टरमाइंड, जिनमें हाफिज सईद जैसे व्यक्ति शामिल हैं, पाकिस्तान में न्याय से बचते रहे हैं। जबकि राणा का प्रत्यर्पण एक महत्वपूर्ण कदम है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मुंबई हमलों के पीड़ितों के लिए पूर्ण न्याय की खोज अभी भी खत्म नहीं हुई है। भारत में राणा के मुकदमे के दौरान जो जानकारी सामने आई है, उससे हमलों की योजना और क्रियान्वयन के बारे में और जानकारी मिल सकती है और उन अन्य व्यक्तियों की भूमिका पर भी प्रकाश पड़ सकता है जो अब तक कानून की पकड़ से बाहर हैं। निष्कर्ष रूप में, तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय की दीर्घकालिक खोज में एक महत्वपूर्ण विकास है। हालांकि आगे की कानूनी यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन ये कदम इन भयानक कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने में एक महत्वपूर्ण जीत का प्रतिनिधित्व करता है। यह आतंकवाद का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी रेखांकित करता है। हम इस मामले का बारीकी से पालन करना जारी रखेंगे और आपको इस चैनल पर सभी अपडेट लाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारीपूर्ण लगा, तो कृपया महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें नीचे कमेंट में अपने विचार बताएं। अगली बार तक सुरक्षित रहें और सूचित रहें।